नेक्स्ट वीडियो हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पे डिपेंड। कल जो देखे उसके आगे का टॉपिक लेंसेस और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमने देखे, उसके आगे देखेंगे ह्यूमन बॉडी एंड इन्वेंशन ऑफ साइंस आर क्लोजली रिलेटेड। हमको मालूम है जो इंसान के आज़ा है, बॉडी पार्ट्स है, उससे रिलेटेड हमने क्या करें, इन्वेंशन करें। कैसे करें? जैसे कि भाई एक क्लेंज्ड फिस्ट है, इसी तरह हमने इसको देखते हुए हैमर बनाए जो ठोकने का काम करेगा। दूसरा, रनिंग के लिए पहले हम डायरेक्ट भागेंगे, लेग था, लेकिन हमने बाद में पहिया बना दी जो व्हील है, यानी कि एक काम करते हैं सिमिलर। जैसे ब्रेन है, ब्रेन के वर्किंग के हिसाब से हमने कंप्यूटर बनाए, वैसे ही आँख है हमारी, आँख के हिसाब से हमने कैमरा बनाए, आँख का देखते हुए जो वर्किंग है उसके देखते हुए हमने कैमरा बनाए। ये कुछ रिलेशन है। अब देखते हैं थोड़ा आँख के बारे में। ह्यूमन आई, ये है हमारी आँख। एग्ज़ाम में आँख की फिगर बनाओ बोला तो पूरी ऐसी बना देना। स्टेप्स कौन से है वो आगे अपन देखेंगे। फिलहाल कौन सी चीज़ क्या रहती है आँख में, ये ज़रा ध्यान से देखो। सबसे पहले डायमीटर जो आई का रहता है वो तकरीबन 2.4 सेंटीमीटर रहता। कितना रहता? 2.4 सेंटीमीटर। ये जो सबसे सामने वाली लेयर है इसको कॉर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्नी। ठीक है। ये जो एकदम हमारे रेटिना के ऊपर वाली है लेयर, इसको कॉर्नी बोलते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद कॉर्नी इज़ द थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बल्जिंग आउटवर्ड्स। हम बोलेंगे क्या है कॉर्नी? थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो हमारी आँख के ऊपर जो है कवरिंग करके होती है। उसके बाद जो है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस फ्रॉम कॉर्नी। कॉर्नी से क्या होता? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता हमारी आँख में। जैसे कि लाइट आई यहाँ पर और ये पूरी रिफ्रैक्ट होके क्या होती, अंदर बेंट हो जाती। दूसरा पार्ट जो है ये वाला, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। जैसे कि ये हमारा जो गोल पूरा डार्क कलर है उसको हम आइरिस बोलते हैं। बिहाइंड द कॉर्नी देयर इज़ अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन कॉल्ड द आइरिस। हम इसको आइरिस बोलते हैं। उसके बाद जो सेंटर में है आइरिस के, उसको प्यूपिल बोलते हैं, है ना? प्यूपिल बोलते हैं। जो गोल हमारे आइरिस के बीचों बीच एक डार्क कलर में ब्लैकिश है, ब्राउन है, जो भी डार्क सर्कल रहेगा वो प्यूपिल रहेगा। प्यूपिल इज़ ओपनिंग ऑफ आई, यानी कि ये जो प्यूपिल जो है हमारा ओपनिंग ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस के सेंटर में रहता और डायमीटर चेंज होते रहता उसका, लाइट और डार्क के हिसाब से। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। फंक्शन ऑफ आइरिस। आइरिस का फंक्शन क्या है? दो तरह का फंक्शन है। रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, जो रोशनी आ रही है आँख में उसको रेगुलेट करना। दूसरा है इम्पार्ट्स कलर टू द आई। दो यूजेस है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जब आप दिन में देखेंगे, जैसे ब्राइट टाइप में देखेंगे, तो हमारी जो प्यूपिल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। ये जो प्यूपिल है, ये जो दीदा है आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो बीच में एकदम प्यूपिल है, ये क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी सुकड़ गई है, बारीक हो गई। वहीं अगर देखेंगे आप रात के वक्त में, तो आप देखो ये थोड़ी सी गोल, इसका डायमीटर बढ़ गया, यानी ये फैल गई। यानी अंधेरे में खुद ब खुद ये क्या हो जाती? फैल जाती। और ये जो बारीक हमारी प्यूपिल है, और ब्राइट जब रोशनी एकदम ज़्यादा है तो वो खुद ब खुद सुकड़ जाती है। इस तरह से वर्किंग होती है। इन डिम लाइट प्यूपिल वाइडन। द टेंडेंसी ऑफ द प्यूपिल टू एडजस्ट ओपनिंग फॉर द लाइट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इसको क्या बोलते हैं हम? ये जो खासियत है इसकी, टेंडेंसी है, इसको एडेप्टेशन बोलते हैं, याद रखना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर थोड़ा बारीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं अलग अलग टाइप। और डिफरेंट कलर्स ऑफ आइस इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ आइरिस। और ये आइरिस का अलग अलग कलर रहता, इसलिए जो है अलग अलग आप कलर्स भी देख सकते हैं। कुछ लोगों के ब्राउन आइज़ है, किसी के ब्लैक है, किसी के ग्रे है। ये कलर जो है हमारा आइरिस अलग अलग कलर की वजह से होता है। ठीक है, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद ये है आई लेंस। आँख के अंदर जो है प्यूपिल के पीछे क्या होता है? ये आई लेंस होता है। आई लेंस इज ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक फिक्स बना दी है हमारे पास लेंस, जो कि डबल कॉन्वेक्स लेंस है। दिख रहा? अच्छा। उसके बाद ये है रेटिना। क्या है? रेटिना है। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। जो हमारे आँख से हमको जो भी लाइट से रिफ्लेक्ट होकर आया, वो इमेज बनती कहाँ पर? रेटिना पर बनती। देखो ये जो फंक्शन है, इसको देख के हमने कैमरा बनाया। देखिए, it is the light sensitive screen made up of light sensitive cells. These cells are activated upon illumination. जैसे लाइट आई, ये सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और इमेज फॉर्म करते हैं, और हम जो भी चीज़ देखते हैं हमको वो चीज़ दिखती है। समझ में बात? ये जो हमारे पास रेटिना है, इसमें दो तरह के सेल है, एक रॉड शेप है, एक कोन शेप है। देखो ये रॉड 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 दिख रहा, तो रॉड शेप बोल दिया, और ये कोन के जैसा दिख रहा, उसको कोन शेप बोले।
रेटिना हैज़ टू काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, दो टाइप के होते हैं, एक रॉड्स एक कोन्स। रॉड क्या करते, जो एडजस्ट करते डिफरेंट इंटेंसिटी लाइट की, और कोन क्या करता, रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ कलर। ये दो चीज़ें याद रखना, ठीक। उसके बाद होती है पीछे एक ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करेंगी, सिग्नल भेजेंगी ब्रेन को। ऑप्टिक नर्व कैरीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन को ये सिग्नल्स देगी और हमको पूरा जो भी चीज़ हमको इमेज बन रही वो ब्रेन तक पहुंचाई जाएगी। उसके बाद ये एक्वेस ह्यूमर होता है सामने, और उसके बाद इस वाले हिस्से को जो बीच में है ये वाइटरस ह्यूमर हम बोलते हैं। उसके बाद ये ब्लाइंड स्पॉट होता है एक, ब्लाइंड स्पॉट इसलिए कि वो कोई काम इमेज फॉर्मेशन में उसका कोई रोल नहीं है। एट ब्लाइंड स्पॉट देर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, इसलिए हम उसको ब्लाइंड स्पॉट नाम दे दिए, ठीक है। उसके बाद ये सिलरी मसल्स होते हैं जो हमारे लेंस के साइड्स में होते हैं, ये साइड्स, ठीक है। सिलरी मसल्स चेंज थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग, जैसे अभी बोले ना अपन लेंस तो वैसा कम ज़्यादा जो थिकनेस को चेंज करने में इस्तेमाल होते हैं। मसल्स जो बैक साइड में है, और उसके बाद ये स्क्लेरोटिक कोट एक होता है साइड में जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है। उसके बाद ये कोरॉइड होता है अंदर के साइड में, ये हमारी पूरी आई है। अब आई बनाना कैसा, एग्ज़ाम में जब आता, लर्न टू ड्रॉ ह्यूमन आई। सबसे पहले क्या करना, सेंटर ले लेना है। उसके बाद एक 3.4 तकरीबन 3.4 तक एक हमारा जो है प्रकार से एक सर्कल ड्रॉ कर लेना, पूरा ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लेना। सर्कल ड्रॉ करे बाद आप ये लेफ़्ट साइड में जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा रबर से कट भी कर सकते हैं। 3.3 का यहाँ पर हमने ले लिए, और फिर उसके बाद जो है 3.6 लेकर एक और एक हमारे पास जो है कर्व लाइन इसके बाद खींच देना। इतना बनाने का पहले मुश्किल है क्या, ये 2 स्टेप बनाना सिंपल है ना, थोड़ा स्लो करके आप डायरेक्ट साथ साथ बना भी सकते। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये वाले हिस्से को रबर से मेड़ देंगे, है ना, रबर से मेड़ देंगे। उसके बाद ये 2 लाइन इस तरह से खींचेंगे एक दूसरे के अपोजिट में, फिर एक ऊपर और नीचे राउंड शेप लेते हुए इस तरह से जॉइंट करेंगे। फिर जो दूसरी वाली लाइन है उसको ज्वाइन करेंगे, और अंदर के हिस्से में लेंस बना देंगे। पहले स्टेप समझ में आ रहे कैसा करेंगे। लेंस बनाए बाद ये हमारे जो मसल्स है उनको ज्वाइन करेंगे, सामने से कर्व खींचेंगे और अंदर साइड से भी एक लेयर खींचने के बाद इस तरह से पूरा हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। अब ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, उसके बाद एक सामने से और एक लेयर इस तरह से फॉर्म करेंगे। फिर जॉइंट करने के बाद ये आपकी हो गई ह्यूमन आई रेडी। ये जो बैक साइड जो हमारे मसल्स है उसको भी ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। फिर कुछ नहीं, आप नाम रख देना, ये मसल्स है, ये डॉटेड लाइंस अंदर वाले हिस्से में बता देना। उसके बाद ये कॉर्नी है, ये बता देना कॉर्नी है ना, नाम लिख के डायरेक्ट। ये प्यूपिल है, ये आइरिस है। उसके बाद ये वाला आई लेंस है ना, ये तीर मार के एरो बना के पूरे निशान आप बता सकते हैं, सिलेरी मसल्स है। उसके बाद ये रेटिना है ना, जहाँ पर इमेज फॉर्म होती है। ये ब्लाइंड स्पॉट है। उसके बाद ये ऑप्टिकल नर्व है, ऑप्टिक नर्व जिसे हम कहते हैं, जो सिग्नल भेजने का काम करती है। इस तरह से आपने एग्ज़ाम में बना देना फिगर। आए समझ में स्टेप्स? चलिए आगे देखेंगे कौन सा पार्ट क्या है और उसका काम क्या है। आई का मैच करके देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर 2 पार्ट ले लेंगे और सबको मैच करके देखेंगे किसका काम क्या है। सबसे पहले प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या है? रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। प्यूपिल का काम है कम ज़्यादा होना और जो है रेगुलेट कर लेना जो भी लाइट इंटर हो रही है उसको। दूसरा ऑप्टिक नर्व का क्या है? कैरीज इंफॉर्मेशन टू रेटिना इमेज टू ब्रेन। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? ब्रेन को सिग्नल भेजती है। कॉर्नी का काम क्या है? बल्ज आउटवर्ड एंड हेंस कॉज मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो सामने हमारे रेटिना है वो क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन कर देंगे। उसके बाद कोन सेल। कोन सेल क्या करते हैं? कन्वे द कलर्स ऑफ इमेज द ब्रेन। कोन सेल, कोन शेप के जो सेल है, हमने 2 तरह की सेल बोले, कोन एक जो है तो एक रॉड शेप है ना। उसके बाद आइरिस। आइरिस क्या करता है? इम्पार्ट कलर द ह्यूमन आई, कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर्स द आई। और आई लेंस, आई लेंस क्या करेंगे? कन्वर्ज करेंगे सबको, है ना, चूँकि कॉन्वेक्स है कन्वर्ज करेंगे और इन्वर्टेड इमेज फॉर्म कर देंगे उसकी। उसके बाद रॉड सेल्स क्या करते हैं? कन्वे द डिग्री ऑफ ब्राइटनेस टू द ब्रेन। तो ये पेयर्स में भी आ सकता क्वेश्चन, अलग अलग तरीके से आप सब अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या रहता है अभी पावर ऑफ अकोमोडेशन? यानी द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन।
यानी कि जो भी कैपेसिटी है हमारे आँख के लेंस की, जिसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ज़रूरत के मुताबिक फोकल लेंथ को चेंज कर लेते हैं, यानी बारीक होके एक्सपैंड होके, तो उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। फार अवे ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, दूर का ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आँख है, ये हमारा लेंस है, दिख रहा भाई, ये यहाँ पर लेंस है, ये आई है हमारी। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर दूर से कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पर आया, तो यानी कि लाइट यहाँ पर हमारी आंखों पर आई, तो क्या होगा, ये खुद ब खुद दूर से जब देख रहे तो ये दोनों तरफ मसल्स क्या हो जाएंगे, एक्सपैंड इस तरह से कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा और इमेज यहाँ बराबर फॉर्म होगी। वाइल सीइंग ऑब्जेक्ट एट लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस द लेंस आई बिकम्स फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेस, ये थोड़ा बारीक हो जाता, जिससे फोकल लेंथ क्या हो जाती है उसकी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अगर हम बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट नियर बाय है, नज़दीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले थिन हो गया था, अब थिक हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि अब ये इस तरफ अंदर की तरफ बेंड हो जाते, यानी हमारा लेंस जो है थोड़ा मोटा हो गया, यानी थिक हो गया सेंटर में, है ना। यानी हम बोलेंगे वाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट लेंस बिकम्स मोर राउंडेड, थोड़ा सा दबने से पहले जो एलिप्टिकल थोड़ा शेप लेता वो थोड़ा राउंड शेप हो गया, मोर राउंडेड हो गया, एंड फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। नज़दीक ऐसा देख रहे अपन तो फोकल लेंथ थोड़ा यूँ गौर से देखे तो डिक्रीज है, दूर से देख रहे तो खुद ब खुद जो है फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन हम इसको बोलते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट फॉर अ नॉर्मल आई एट विथ वेलोसिटी क्लियरली एट विच द क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस या फिर डिस्टिंक्ट विजन, जो हम बगैर स्ट्रेस के देख सकते हैं नीचे, है ना, बहुत नज़दीक एकदम ले लिए तो कुछ देख सकते क्या, ऐसा नहीं देख सकते, तो एक जो मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हम देख सकते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी देखने के लिए ये एक हमारा एक मखसूस जो है डिस्टिंक्ट विजन है, यहाँ तक हमको विजन आता है नज़र, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल आई ये तकरीबन जो है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखो 25 सेंटीमीटर से कम करे। आगे देखते हैं आई डिफेक्ट्स, जो कल मैंने बताया था आपको कि हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, वैसे ही यहाँ पर अब थोड़ा सा तफसील में उसको ही देखेंगे, आई के डिफेक्ट्स यानी आँखों के अंदर खामियाँ क्या क्या होती है। पहले एक नॉर्मल आई है, सपोज़ करो ये इस तरह से नॉर्मल आई है, लाइट इंटर होंगी जो भी हमारे बराबर जो है जाकर हमारे पास लेंस से कन्वर्ज हो जाएगी, इमेज स्क्रीन पे बनेंगी, ये हमारे पास रेटिना पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको बोलेंगे नॉर्मल आई। लेकिन अक्सर क्या होता, आई आँखों में प्रॉब्लम आ जाता, आई डिफेक्ट होता, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, वो बात की बात। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, नियर यानी इसको करीब नजरी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस नज़दीक का अच्छा दिखता, नियर साइटेडनेस यानी जिसमें नज़दीक का दिखता दूर का नहीं दिखता। फार साइटेडनेस यानी दूर का अच्छा दिखता नज़दीक का नहीं दिखता। अक्सर देखो चश्मे पे नीचे के हिस्से में एक ऐसा शेप रहता गोल कर, जो तकरीबन थोड़ा ज़ईफ़ लोग ऐसा यूँ करके चश्मा पहनते नीचे करके, तो नीचे के हिस्से से उन्होंने पेपर पढ़ते नज़दीक का देखना है ना, तो वो फार साइटेडनेस है। नियर साइटेडनेस यानी नज़दीक का दिखता दूर का नहीं दिखता, फार साइटेडनेस दूर का दिखता नज़दीक, इसको बोलते हैं मायोपिया, नज़दीक का दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया दूर का दिख रहा नज़दीक का नहीं दिख रहा। तो ये दो तरह के हमारे पास डिफेक्ट है। चलिए सबसे पहले मायोपिया, नियर साइटेडनेस है ना, थोड़ा तफसील में देखेंगे, कोई मसला नहीं। सबसे पहले सपोज करो फार अवे ऑब्जेक्ट कोई दूर का है, नियर बाय ऑब्जेक्ट, दूर का मतलब कोई बिल्डिंग पे ठहर के आप अपने देख रहे पूरा सिटी, और नियर बाय ऑब्जेक्ट जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप, है ना। अब यहाँ से जब हम देख रहे हैं ये हमारी आँख है, तो पेशेंट को व्यू कुछ इस तरह से नज़र आता है दोनों चीज़ों में, यानी आप देखो नज़दीक का अच्छा नज़र आ रहा, पीछे का ब्लर दिख रहा, समझ में आ रही बात। ऐसा मैं मोबाइल रख के पढ़ रहा हूँ तो मेरा फोकस इधर है, पीछे वाला हिस्सा ब्लर हो गया, तो ये क्या है, मायोपिया है, यानी जिसमें ये पेशेंट का व्यू ऐसा नज़र आएगा हमको जब हम बताएंगे उसको, यानी नज़दीक का अच्छा दिख रहा दूर का नहीं। नियर साइटेडनेस तो नॉर्मल आई, सपोज करो ये हमारी नॉर्मल आई है। अब इसमें क्या होता, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से एक बच्चे को देख रहे हैं, तो यहाँ पर पूरा इमेज इस तरह इन्वर्टेड बनती है, अपने को मालूम है, और ये ब्रेन को सिग्नल जाता हमको ये बच्चा दिख रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता, डिफेक्टेड आई, वो खुद नियर साइटेडनेस में क्या होता, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, ये आई बॉल थोड़ा सा लंबा हो गया तो हमको ये बीमारी होती है ना, मोबाइल देखने से, इससे उससे बहुत रीज़न है उसके जो भी होंगे, लेकिन जो है हमको आंख में डिफेक्ट हो जाता। क्या होता, नियर साइटेडनेस करीब का दिख रहा दूर का नज़ नहीं दिख रहा, ये इस तरह से, ये देखो ऐसा था, अब ये आई बॉल जो है हमारा ये ऐसा हो गया, यानी थोड़ा सा फैल गया, इलोंगेट हो गया।
तो हमको क्या होता फिर इसकी वजह से, ये जो इमेज बन रही थी ये यहाँ बनना चाहिए स्क्रीन रेटिना पे, लेकिन थोड़ी पीछे हट गई, बनना यहाँ चाहिए लेकिन बन रही यहाँ, थोड़ा इधर हट गई लेफ्ट साइड में, समझ में ही बात। तो ये लेंस हमारा जो है ये इधर इमेज बनाने का छोड़ के थोड़ा पहले बना दिया, यानी हमको यहाँ पर जो है सिग्नल बराबर अब नहीं मिल रहा। तो हम क्या करते, चश्मा लगाते। चश्मा क्या है, लेंस है। तो ये चश्मे का लेंस अपने लेंस की कमी को पूरा करता और फिर इमेज यहाँ नहीं बल्कि यहाँ बनाना शुरू करता, तो फिर अपने को क्लियर विजन दिखता। समझ में आया क्यों दिखता, तो अपना चश्मा लेंस है, ये भी एक लेंस ही अंदर है ना। तो यहाँ पर जो है हम इस तरह से द लाइट रे फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अराइविंग द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना पे नहीं होके इन फ्रंट ऑफ रेटिना, थोड़ा आगे इमेज फॉर्म हो जाएगी। नियर साइटेडनेस, नियर यानी नज़दीक, साइटेडनेस यानी दिखना, नियर साइटेडनेस नज़दीक का दिखना, मतलब दूर का नहीं दिखना। समझ में आ रही बात। तो ये दूर है ऑब्जेक्ट, ये बच्चा खड़े हुआ तो अपने को थोड़ा सा इस तरह से नज़र आता। फिर करेक्शन करते हैं, करेक्शन कैसा करते, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस टू अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। समझ में आ रही बात। तो डाइवर्जिंग यानी कि अब अपने यहाँ बन रही थी इमेज, इमेज को आगे भेज देना है, तो हम यहाँ कॉनकेव लेंस लगाते। ये चश्मा ऐसा लगा, चश्मा माइनस का रहता, प्लस का रहता है, तो ऐसा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जिंग वाला लगा देते कॉनकेव, तो यहाँ पर बराबर इमेज ये यहाँ बनने की अब यहाँ बन गई, फिर हमारा जो है करेक्शन हो गया। समझ में आया। तो इस तरह से याद रखना। तो इसको बोलते हैं मायोपिया, यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता, दूर का ऑब्जेक्ट अनक्लियर नज़र आता, ये मायोपिया की बात होगी। ये फार पॉइंट हमको क्लियर दिखता है इस तरह से, है ना। तो इस तरह हम बोल सकते कि भाई इस तरह क्लियर कर सकते हैं, यानी दिस लाइट रे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट गेट कन्वर्टेड अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से थोड़ा आगे बन रहे। दिस डिफेक्ट मेट अराइज ड्यू टू, क्यों होता है, क्योंकि इलोंगेशन ऑफ बॉल, आई बॉल, आँख के जो बॉल है हमारे वो थोड़ा इलोंगेट हो गए तो होता। और उसके बाद एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्नी एंड आई लेंस, आँखों का लेंस या कॉर्नी जो है तो हमारे पास कर्वेचर उनका एक्सेस ज़्यादा कर्व हो गया तो होता। समझ में आ रही बात। दो इसके रीजंस है, ये याद रखना मायोपिया के बारे में। ये मायोपिक आइस ऐसी रहती, नॉर्मल आई ऐसी रहती। समझ में आ रहा। ये इस तरह से जो है थोड़ा इधर हट के इमेज बन रहा, यानी करेक्टेड यूजिंग कॉनकेव। ये याद रखो क्या करते, तो कॉनकेव वाला लेंस यूज़ कर लेते, ये बराबर हो जाता। ठीक है, ये कॉनकेव लेंस लगाए तो ये कन्वर्ट होके बराबर आपको इमेज सही बना के दे देता। क्लियर हुआ। अच्छा, और इस पावर को बोलते हैं निगेटिव। दूसरा ये देखो, क्लियर दिख रहा था क्या दूर का, चश्मे में से देखे तो कैसा दिख रहा, क्लियर। अब चश्मा का एक्सपीरियंस है तकरीबन सब, तो समझ में आता। चलो अब दूसरा देखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया क्या चीज़ है। अब यहाँ दूसरा है, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस, यानी दूर का दिखता, नज़दीक का क्लियर नहीं दिखता। जैसे कि फार ऑब्जेक्ट, ये पेशेंट को अगर लगा दिए तो ऐसा दिखेगा, यानी नज़दीक का बराबर नहीं दिखेगा, दूर का बराबर दिखेगा। ठीक है, यानी नॉर्मल आई अपने को मालूम है, अभी बोले ऐसी रहती है, नज़दीक है बच्चा ठहरे बाबा, तो नज़दीक है तो बराबर इमेज ऐसी बनती है, नॉर्मल आई है कोई मसला नहीं। लेकिन डिफेक्टेड आई में क्या हो जाएगा, ये आँख ऐसी चपक जाएगी, तो अब ये यहाँ बनने का, ये यहाँ बनेगी इमेज, यानी कि पीछे मिलेगी। हम बोलेंगे यहाँ पर जो है डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ द आई बॉल। आई बॉल का बड़ा होने से क्या हो जा रहा है, इमेज इधर बन रही थी, तो वहाँ पे हमको जो है तो नज़दीक का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। अब ये चपक गया अगर, यानी कि हमारे पास जो है शॉर्टनिंग हो गई इसकी, है ना, दूर जाने के बाद नज़दीक हो, तो इस वजह से क्या होगा, फार साइटेडनेस, यानी दूर का अच्छा दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा। दोनों में फ़र्क समझ में आए। चलिए इस तरह याद रखना, लाइट रे नियर बाय ऑब्जेक्ट अराइज लाइट एंड गेट कन्वर्टेड बिहाइंड द रेटिना। यहाँ पर क्या हो रहा था, इन फ्रंट ऑफ, अब यहाँ क्या हो गया, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के भी पीछे इमेज बन रही, तो हमको बराबर दिख रहा नहीं। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन इसको सही करने का करेक्शन, तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगेंगे, वहाँ कॉनकेव लगाए, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस लगेंगे, तो इधर वाली इमेज को बराबर ही नहीं इधर हटा देगा और अपने को क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं फार साइटेडनेस का मतलब दूर का क्लियर दिखता, नज़दीक का क्लियर नहीं दिखता। ये इस तरह से याद रख सकते। करीब का ऑब्जेक्ट है, ये नॉर्मल आई है हमारी, ऐसा देखते हैं हम, लेकिन जो है तो आई बॉल इस कर्वेचर कॉर्नी का जो है लेंस का डिक्रीज़ हो गया तो होता, या दो करेक्शन क्यों होता ये बोल दिए, और इस वजह से इमेज पीछे बनती। सही करने के वास्ते लेंस लगाते, लेंस लगाए तो इस तरह से बराबर हो जाता। कौन सा लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। और फिर इस तरह से पावर यहाँ पर जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा। लेकिन आप देखते डॉक्टर जो है आपको चेक कराते इस तरह से, कौन सा दिख रहा, दूर का देखने का तो दूर का, नज़दीक का, है ना, चेक कराते। आई डिफेक्ट अभी जो बोले अपन ने। अब तीसरा वाला है प्रेस बायोपिया, तीसरा भी आप बोल सकते।
यानी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियर नजर रहेगा, नियर ऑब्जेक्ट अनक्लियर रहेगा। ओल्ड एज यानी तकरीबन 40 के ऊपर वालों को है ये। तो मसल्स नियर द लेंस लॉस दियर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ। मसल्स जो है, जो फोकल लेंथ कम ज़्यादा हो रही थी वो करना छोड़ दिए, तो इस तरीके से ये हो सकता है। और 25 सेंटीमीटर शिफ्ट्स फार्दर फ्रॉम आई, जो जनरली है हमारा लेंथ फोकस का, वो चेंज हो जाता। करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस ही लगेंगे, सूटेबल फोकल लेंथ का उनको कॉन्वेक्स ही लगता जनरली, जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा नज़र आ रहा था। ये लगाए बाद थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। आई डिफेक्ट इज सम पीपल डेवलप अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड प्रेसबायोपिया इन विच दे आर नॉट एबल टू सी नियर एज वेल एज फार अवे ऑब्जेक्ट। नज़दीक का दूर का दोनों भी नज़र नहीं आता, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नज़दीक का भी नहीं आ रहा, दूर का भी है, नज़दीक का भी नहीं आ रहा, दूर का भी नहीं आ रहा। फिर क्या करें, इन्होंने चश्मा लगाए तो नज़दीक का भी थोड़ा क्लियर हो गया, दूर का भी क्लियर हो गया। तो इस तरह से अपर पार्ट जो है कॉन्केव कर देते। ये देखो, ये इतना हिस्सा अलग है इसका चश्मे का, ज़रा गौर से देखो, दिख रहा क्या, ये इतना हिस्सा अलग है चश्मे का। ये नज़दीक के वास्ते है, ये दूर के वास्ते है। देखो गौर से देखो, यहाँ एक लाइन है, ये कर्व है, मतलब कर्व लाइन बनाते नहीं, दो अलग अलग पार्ट, एक पार्ट एक पार्ट, दो पार्ट है। ज़रा गौर से देखे तो दिख रहा है। हाँ, तो लोअर पार्ट कॉन्वेक्स का लगाए हाइपरमेट्रोपिया के वास्ते, और अपर पार्ट जो है कॉन्केव का लगाए मायोपिया के वास्ते। दोनों भी काम अपने हो जाते हैं इस तरह के चश्मे से। अब डिस्टिंग्विश क्या है दोनों का, वही दोनों में इजी बातें हैं भाई। इधर नज़दीक का क्लियरली दिखता है, इधर दूर का क्लियरली दिखता है। इधर जो है इलोंगेशन से होता है, इधर शॉर्ट एंड से होता है, शॉर्ट हो गई फ्लैटर्ड हो गई तो होता है। इधर इमेज जो बनती वो रेटिना के फ्रंट में और इधर रेटिना के बिहाइंड में बनती। और इधर जो है डिफेक्ट को सही करने के वास्ते कॉन्केव लगाना पड़ता है, इधर कॉन्वेक्स लगाना पड़ता है। समझ में आया? तो इस तरह से याद रख लेना, दोनों में डिस्टिंग्विश भी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कैसा होता है भाई, ज़रा ध्यान से देखो। हम यहाँ पर देखेंगे दो तरह का होता है, एक पार्शल होता है, एक टोटल होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना, इसका वीडियो भी अपन ने देखे थे, थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। एक टॉर्च लगाया और ये टॉर्च से अलग अलग रेज, एक इधर ये डायरेक्शन, ये अलग अलग डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर सपोज करो ये अपने इमेजिनरी नॉर्मल से अपने परपेंडिकुलर अपन जो खींचते दोनों मीडियम की सरफेस पे वो है। अब यहाँ पर क्या होता, जैसे कि पहली लाइन क्या हुई, बगैर किसी डेविएशन सीधा चली, यानी कोई रिफ्रैक्शन यहाँ पर अभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हमको मालूम है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो जाना चाहिए था सीधा, लेकिन लाइट क्या हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती। तो ये क्या हो गई, इधर बेंड हो गई है ना, ये एंगल हमारा आई, और थोड़ा सा हिस्सा क्या हो जाता, अंदर रिफ्लेक्ट भी हो जाता, यानी कि थोड़ी रिफ्रैक्ट होती लेकिन थोड़ी सी अंदर रिफ्रैक्ट भी हो जाती, रिफ्लेक्ट भी हो जाती। इसको बोलते हैं पार्शल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, पार्शल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कुछ हिस्सा जो होता है, यानी ये पार्शल रिफ्लेक्शन है। अब हमने क्या करा, जैसे कि 30 डिग्री लिए, यहाँ पर 50 हो गया, अपने को मालूम है एंगल ज़्यादा बनते रहता है। अब थोड़ा सा बड़ा है और 35 करे तो उधर तकरीबन देखने में आया है वही, ये 35 करे तो 70 हो गया, ये भी पार्शल रिफ्लेक्शन है। फिर ज़रा और बड़ा है 40 करे तो अब क्या हो गया, इधर 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना, 90 डिग्री। तो ये जो 40 एंगल है इसको बोलते क्रिटिकल एंगल। क्या बोल देते इसको, क्रिटिकल एंगल, यानी वो एंगल जहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया, उस इंसिडेंस एंगल को बोलते हैं हम, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये क्रिटिकल एंगल पे 90 डिग्री बन गया, और ये अभी भी क्या है, पार्शल रिफ्लेक्शन ही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, देखो आप इधर था, थोड़ा हटा, थोड़ा हट गया, अब इससे ज़्यादा बड़ा है तो इन्हें क्या होता, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाता पूरा की पूरा। यहाँ पे क्या हो रहा था, थोड़ा रिफ्रैक्शन थोड़ा रिफ्लेक्शन, इसलिए इसको बोल रहे थे पार्शल। लेकिन अब आगे क्या होगा कि भाई जब इंसिडेंट करे, ये क्रिटिकल एंगल हो गया हमारा इंसिडेंस एंगल, अब इससे ज़्यादा एंगल से अगर हमने करे इंसिडेंट, ठीक है, इससे ज़्यादा एंगल से, तो अब क्या होता है, पूरा की पूरा अंदर ही रिफ्लेक्ट। तो इसको बोलते टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये सबको बोले पार्शल, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डेफिनेशन आप समझाने को बोल सकते हैं अच्छे से कि भाई व्हेन वी इंसिडेंट from denser to rarer, when we incident light from denser to rarer and the angle of incidence is greater than critical angle, then the light completely get reflected in the same denser medium. This is called total internal reflection. इसको बोलते हैं total internal reflection। समझ में ही बात? चलिए, एक्सपेरिमेंट ये वाला ऑलरेडी अपन क्लास में करे, वीडियो भी है अपना, देख सकते हैं आप। रे ऑफ लाइट गेटिंग रिफ्रैक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर, जैसे यहाँ से लाइट इंसिडेंट करे तो क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपने को यहाँ पर शो किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिरेज इन डेजर्ट। रीज़न बोल सकता क्यों है, क्या है मिरेज का मतलब, क्या है मिरेज का मतलब है कि भाई हमको जो सुराब नज़र आता है, यानी कि रेगिस्तान में दूर खड़े रहने पर ऐसा लगता है कि पानी
असल में पानी होता नहीं। तो ये इसकी वजह क्या है सब ज़रा ध्यान से देखिए। जैसे कि हमको मालूम है रेगिस्तान में हवा गर्म रहने की वजह से नीचे रेत है, रेत गर्म होती है, तो ये वाली हिस्सा जो है हमारा रेयरर मीडियम की तरह बिहेव करेगा और वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाएंगे, थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएंगे, तो ये वाला हिस्सा डेंसर की तरह बिहेव करेगा। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रा ज़्यादती है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल नहीं है गर्म रेत की वजह से ये, तो यहाँ पर ये रेयरर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। अब आप यहाँ खड़े हुए ऊँट पे जा रहे हैं आप, है ना। अब ये लाइट जो है हमारे पास क्या हो गई, इंसिडेंट हुई इस तरह से, फिर क्या हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइट जो है यहाँ पर ये पहले तो इस झाड़ पे इंसिडेंट हुई, अब झाड़ से निकल के आपके आंखों पे आ रही, इस दरख्त से आपके आंखों पे आ रही, तो आपको दरख्त दिख रहा, लेकिन साथ साथ क्या हो रहा, ये आ रही है कैसा, ये पहले एक जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डेंसिटी कम 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 हो रही है, इधर ज़्यादा वाटर वेपर, इधर थोड़ा कम, इधर थोड़ा कम, और नीचे गर्म रेत होने की वजह से वाटर वेपर नहीं, तो इसको रेयर बोल दिया, इसको डेंसर। अब आप देख सकते हैं जैसा जैसा मीडियम चेंज हो रहा, रिफ्रैक्शन क्या होते जा रहा, बढ़ते जा रहा। तो हमको क्या होता, टोटल होते होते ये हम तक पहुँचे तक रिफ्रैक्ट ऐसा हो क्या आता, मतलब इसकी इमेज यहाँ पर हमको नज़र आती, जैसे कि हमारे आंखों से देखने से दिखता है कि इधर झाड़ है, असल में तो ये इधर है, लेकिन हमको इधर भी नज़र आता है, ऐसा कुछ इस तरह से हमको नज़र आता है कि ये इधर भी है। तो हम समझते कि यहाँ पे पानी है, क्या है कि नज़दीक जाके देखे तो पानी दिखता ही नहीं, इसको बोलते हैं सुराग, यानी मिरेज बोलते हैं इसको। हमारी बस समझ में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती टीवी की, अब जो ट्री की इन्वर्टेड इमेज बनी, हम समझते कि ये कब हो रहा, पानी। अक्सर आप देख सकते हैं ऐसा दूर से देखने पे ऐसा कि पानी नहीं है, हमको दिख रहा कि क्या दिख रहा, पानी दिख रहा, नज़दीक जाके दिखे तो पानी नहीं दिखता। क्यों दिख रहा, क्योंकि ये जो पहाड़ छोटे छोटे हैं, ये नीचे रिफ्लेक्शन दिख रहा, इसलिए कि यहाँ पर जो है मीडियम चेंज होते गया कंटिन्यू, वाटर वेपर्स कम कम कम, तो इसकी इमेज यहाँ बन गई है, सूरज की रोशनी यहाँ से हमारे आँख तक आ रही, तो एक तो डायरेक्ट ऊपर से आ जा रहा वो दिख रहा, लेकिन दूसरी ये इधर रिफ्रैक्ट होके भी आ रही, तो हमको दिख रहा कि नीचे भी है, क्या है, नज़दीक गए तो क्लियर है ना। अक्सर अपन भी ड्राइविंग करते हुए रोड पे जाते हैं तो थोड़ा सामने पानी है नज़र आता, ये गर्मा के मौसम में थोड़ा रोड पे अगर तुम देखेंगे डामर रोड पे भी अपने थोड़ा दूर आँख से ड्राइवर के बाजू अगर बैठे हुए तो हमको भी दिखता है पानी है, कि नज़दीक गए तो पानी नहीं, कुछ भी नहीं रोड, समझिए अक्सर ऐसा होता है। द वाटर दैट यू कैन सी इज़ एक्चुअली द रिफ्लेक्शन ऑफ ब्लू स्काई ऑन द ग्राउंड ड्यू टू मिरेज। ये वाटर नहीं है बल्कि रिफ्लेक्शन हमारा नज़र आ रहा है, हमारे आँखों का धोखा। ये भी देखो जैसा मैं जो बोला आपको, ये इस तरह पानी है बोल के दिखता है ना, लेकिन नज़दीक जैसे सीखेंगे तो ये नहीं रहता, ये कम होता। समर सीज़न में जनरली आप गर्म हवा जब चलती, गर्मी के दिनों में नज़र आता है। फॉर मिरेज ऑकर देयर हैज़ बीन टू बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता, ये कंडीशन है, दो कंडीशन है, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। टोटल इंटरनल की कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर है पहली कंडीशन, और लाइट शुड बी एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहना तो दिखता, इसलिए नज़दीक नहीं दिखता, दूर से दिखता, अपने नज़दीक से नहीं दिखता। चलिए दूसरी बात, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। जैसे कि सपोज करो एक प्रिज्म ले लिया आपने, प्रिज्म के अंदर जैसे ही वाइट लाइट इंसिडेंट करे तो क्या होता, ये जो वाइट लाइट है, जैसे कि अपन अगर अलग अलग कलर के एक चक्री को लिए फुल स्पीड में इसको घुमाएं तो आपको कोई कलर नज़र नहीं आएगा, बल्कि आपको वाइट नज़र आएगा, क्योंकि इन 7 कलर विबज्योर का कॉम्बिनेशन करने पे हमको कलर बनता है वो वाइट है। समझ में आ रही बात। अब इसको अगर अपन ने फिर से कंपोनेंट में डिवाइड करे तो हम देखेंगे कि ये क्या हो गया, डिस्पर्स हो गया इसके 7 कंपोनेंट कलर में, और जब डबल से रिफ्रैक्ट होके आया तो हमको पूरे 7 कलर यहाँ पर नज़र आए। 7 कलर याद रखने का है, विबज्योर, VIBGYOR, यानी वायलेट, ये सबसे नीचे ये देखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से 7 कलर हमारे पास नजर आते हैं। वायलेट ये डिफ्लेक्शन, रेड सबसे कम, वायलेट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, यानी ये रिफ्रैक्ट होके इतना ज़्यादा एंगल से बेंट होता है, तो इसी को बोलते हैं हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह से। द फेनोमेना, डेफिनेशन कैसा बोलेंगे, द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय अ प्रिज्म इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। डेफिनेशन बोल सकते, द बैंड ऑफ कलर्स इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, और ये जो बैंड्स है इनको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, तैफ बोलते हैं। द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ। ये इसकी वजह है डिस्पर्शन की, कि यहाँ पर अपने मीडियम चेंज हो रहा, जाहिर सी बात है, तो इसलिए यहाँ पर डिस्पर्शन नज़र आता। भाई जाना चाहिए था इधर, लेकिन रिफ्रैक्शन होके आ गया इधर, है ना, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो गई, इसकी मीडियम चेंज हो गया, और इधर भी जाना चाहिए इधर, लेकिन रिफ्रैक्ट होके आ गया इधर। इस तरह से हम समझ सकते ये जो डेविएशन हुआ इसको बोलते हैं अपन डेल्टा मिनिमम, और ये डेल्टा मिनिमम बोलते हैं, और यहाँ तक नीचे तक जो है इसको डेल्टा मैक्सिमम।
डेल्टा यानी ये बेंडिंग, ये कम एंगल, छोटा एंगल डेविएशन एंगल, और ये बड़ा एंगल, ठीक है, यहाँ तक बनेगा तो ज़्यादा बनेगा। और दूसरी बात याद रखना, रेड की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है इसलिए इन्हें बेंड ज़्यादा नहीं हुआ, और वायलेट की वेलोसिटी सबसे कम है इसलिए इन्हें सुकून से फुल बेंड हो गया। तो यहाँ की वेलोसिटी को अपन वी मैक्स, और डेल्टा छोटा है तो डेल्टा मिनिमम, ये डेल्टा बड़ा है तो डेल्टा मैक्स, लेकिन यहाँ की वेलोसिटी कम है तो वी मिनिमम। ये चीज़ याद रख लेना, एमसीक्यू में आई तो लिखते हैं, ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। उसके बाद देखो रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन अगर देखना है आपको तो आप क्या कर रहे भाई, ठीक है, एक बार जब डाले तो 7 कलर बन जा रहे, अब क्या वापिस वो 7 कलर को एडजस्ट करे तो वाइट लाइट मिलती क्या? बिल्कुल मिलती। तो हमने क्या करा, एक प्रिज्म, एक उल्टा प्रिज्म उसके साथ ले लिए, अब यहाँ पर वाइट लाइट इंसिडेंट करें। वाइट लाइट से क्या होता बोले हमने, ये पूरे 7 कलर है, लेकिन अपन उधर कोने का इधर कोने का देख रहे, खाली इधर रेड, इधर बीच में वायलेट, बीच में सब है समझो, लेकिन हम बता रहे सिर्फ इतना ही। अब इसको क्या करें, जैसे ही आपने फिर से ये दोनों को वापस से इन्वर्ट कर दिए तो फिर से क्या हो गया, इधर रिफ्रैक्ट और इधर से फिर से वाइट लाइट सेम इसके पैरेलल में नज़र आ गई। तो इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। व्हेन वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म देन इट गेट्स डिस्पर्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। और उसके बाद फिर से जब हमने इसको रिवर्स इनवर्स प्रिज्म में रखे, इनवर्स प्रिज्म से पास किए, सो इट बिकम्स वाइट लाइट, दिस इज द रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट। इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। चलिए क्या बोलेंगे भाई, ग्लास कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इन्वर्टेड प्रिज्म। ग्लास को हम कंसिडर कर सकते हैं। हैंस देर इज़ नो डिस्पर्शन इन द ग्लास स्लैब, क्योंकि ग्लास स्लैब अगर हम लिए तो ऐसे कलर बनते हुए हमको ज़्यादा नज़र आते क्या? नहीं, क्योंकि ग्लास में हम क्या कर रहे हैं, दोनों 2 बार हो जा रहा है, एक बार रिफ्रैक्शन वापस निकलते वक्त फिर से वो डबल से उसका रिवर्स प्रोसेस हो जा रहा, रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर ग्लास में। इस तरह से हम समझ सकते कि ग्लास है तो यहाँ पर जो है आप कंबाइन कर दिए इसलिए ये नहीं होता। उसके बाद है देखो रेनबो, खौस से ख़ज़ा जिसको हम रेनबो फॉर्मेशन बोलते हैं, ये जो बारिश गिरने के बाद होता अक्सर। रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स विजिबल इन द स्काई विच प्रोड्यूसेस बाय डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट बाय रेन ड्रॉप्स इन द एटमॉस्फेयर। यानी हवा में, फिज़ा में जो बारीक बारीक पार्टिकल्स रहेंगे बारिश के बाद वाटर के, वो प्रिज्म की तरह बिहेव करेंगे और सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सूरज जिधर है उसके अपोजिट, सूरज अगर नॉर्थ में है तो ये साउथ में, लेफ्ट पे है तो राइट पे, उल्टा रहेंगे, है ना। यहाँ पर सूरज नहीं बनाना, यहाँ पर अपन पेंटिंग कुछ लोग ऐसी बना देते हैं, यहाँ सूरज बना देते, तो वो चीज़ क्या हो जाए, बारिश हुई, बारिश होने के बाद यहाँ पर जो है वाटर का ड्रॉप रह गया। अब वाटर ड्रॉप में ख़ास बात क्या होगी, सूरज की जो लाइट आई इस तरह से, ये पहले फर्स्ट स्टेप में हो गई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन हुआ और डिस्पर्शन हो गया। रिफ्रैक्शन हुआ और लाइट जो है डिस्पर्स होगी, तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन। फिर यहाँ होता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टेप से याद रखो, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर अगेन रिफ्रैक्शन। और जब हमारी आँख पे ये आया तो हमको जो है तो ये 7 कलर में कन्वर्ट नज़र आया, इसलिए हमको जो है तो रेनबो मचता हुआ नजर आया। समझ नहीं बात? इस तरह से याद रखिए। चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सितारों को आप देखे होंगे ऐसे झिलमिलाते हुए आपको नजर आते। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होते भाई, इन्हों ऐसा झिलमिल क्यों करते, ट्विंकलिंग क्यों करते? स्टार्स आर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या है ये? पॉइंट सोर्स है लाइट के। असल में बहुत बड़े हैं लेकिन हम तक आने तक बहुत दूर डिस्टेंस होने की वजह से पॉइंट सोर्स हमको नज़र आते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर किसको बोलते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 साल में लाइट जितना ट्रैवल करती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। समझ में आ रही बात? लाइट ईयर बोले तो ये ईयर नहीं है, मतलब टाइम नहीं है, ये डिस्टेंस है, एक तरह का डिस्टेंस है। कौन सा डिस्टेंस? तो 1 साल में लाइट की स्पीड से जितना जाएंगे तो वो डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। और तकरीबन कितना रहता है? 6 ट्रिलियन माइल्स इतना होता है। चलिए, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता? तो ये पहले तो हमको मालूम है अर्थ है। अर्थ पे अगर अपन देख रहे तो अर्थ के अलग अलग जो है लेयर्स है। तो पहले जो लेयर है डेंसर है क्योंकि फिज़ा है, हमारे एटमॉस्फेयर है, और बाहर साइड जाते जाएंगे तो ऐसा वैसा जो है तो रेयर मीडियम हमको ऑब्टेन होता है, यानी ये वाला हिस्सा रेयर और अंदर वाला हिस्सा डेंसर होता है। अब यहाँ पर देखो आप, लेयर्स होने की वजह से ये लेयर्स पर जब अलग अलग हमारे पास ये लाइट की रे इंसिडेंट होंगी, ये जो स्टार्स है इनसे जो लाइट आ रही है ये यहाँ से क्या होंगी, पहले रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, रिफ्रैक्ट होकर कन्वर्ट, फिर थोड़ा रिफ्रैक्ट, फिर थोड़ा रिफ्रैक्ट, यानी फिर हमारी आँख पे आ रही है। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन है। लेकिन हमको मालूम है कि भाई ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें धूल, हवा के ज़र्रात, पानी के ज़र्रात, बहुत सारी चीज़ें मौजूद है ना। और असल में ये स्टार यहाँ है, हमको दिखता इधर, स्टार रहता इधर, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से हमको दिखता इधर साइड में।
यहाँ दिखता हमको। और फिर ये जो नज़र आता कंटिन्यू जो है इधर 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 ऐसा नज़र आता है, इसलिए हमको दिखता कि बंद चालू हो रहा क्या है, यानी कि झिलमिला रहा है, यानी ट्विंकलिंग कर रहा। और वो भी ये जो पार्टिकल्स कई सारे डस्ट के है डिस्टर्बेंस करते रहते, इसलिए ये ऐसा होता। इसको बोलते हैं हम कभी इधर, यानी स्टार्स आर सेल्फ लिमिटेड, यानी अपने को मालूम है जैसे सूरज हमारा स्टार है, वैसे ही खुद से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, नो सेल्फ लिमिटेड रहते। दे अपियर टू बी पॉइंट सोर्स बिकॉज दे आर बीइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस। और हमको बारीक इसलिए दिखते हैं कि बहुत दूर होते हैं ये। द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार कीप चेंजिंग। और हमको जो अपेरेंट यानी हमको जो जाहिर हो रही है वो अपेरेंट है, ये ओरिजिनल है उसकी और रियल है, ये अपेरेंट है। तो अपेरेंट पोजीशन क्या हो रही, कंटिन्यूसली चेंज हो रही। दिस इज बिकॉज ऑफ मोशन एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर मोशन हो रहा, यानी इधर उधर हवा चल रही, धूल जर्रात पार्टिकल है, तो चेंजिंग द एयर डेंसिटी, जिससे डेंसिटी चेंज हो रहा, टेम्परेचर चेंज हो रहा, इसलिए इसकी पोजीशन कंटिन्यूसली हमको क्या हो रही, चेंज होते हुए नजर आ रही। बिकॉज ऑफ दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स चेंजिंग, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा और हमको जो है स्टार अपीयर हो रहा ट्विंकलिंग करते हुए। समझ में आ रही बात, क्यों ट्विंकलिंग करता ये पूछ सकता, तो आपने याद रखना। वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। अब प्लैनेट क्यों नहीं करते भाई ट्विंकलिंग, क्योंकि प्लैनेट जो है हमारे खुद से सेल्फ ल्यूमिनस नहीं रहते, यानी प्लैनेट इज द नियरेस्ट टू अर्थ कंपेयर टू स्टार। स्टार बहुत दूर है, प्लैनेट बहुत नज़दीक है। जैसे कि मार्स हमको बताया, प्लैनेट कंसिडर कलेक्शन करते लार्ज नंबर पॉइंट सोर्स नहीं है, पहले तो नज़दीक है नो, और सेल्फ ल्यूमिनेट नहीं है, दूसरी लाइट से होते हुए आ रहे, जैसे वॉज कंपेयर टू स्टार। स्टार के मुकाबले में प्लैनेट क्या है हमारे, बहुत ज़्यादा करीब है। देयरफॉर दे डू नॉट अपीयर सोर्स बट अपीयर एज कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो हमको ये पॉइंट सोर्स नज़र नहीं आते, बल्कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऐसा नज़र आते। बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्राइटनेस ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट सोर्स चेंजेस। पॉइंट सोर्स का ब्राइटनेस वहाँ पर चेंज होते रहता, और वो ट्विंकल इसलिए नहीं होते, पहले डायरेक्टली बोल दे सकते हैं। चलिए, एडवांस सनराइज। जैसे सूरज आपको मालूम निकलता बाद में पहले दिख जाता है, क्यों ऐसा होता, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे ये हमारी लेयर से हमको मालूम है एटमॉस्फेयर की, आप यहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये आपका हॉरिजॉन है ना, सूरज यहाँ है, अभी निकला नहीं, बल्कि सूरज यहाँ आया तो निकलेगा, लेकिन क्या हो रहा, यहाँ से सूरज की जो लाइट है ये रिफ्रैक्ट होके आप तक ऐसा पहुँच जा रही कि आपको सूरज यहाँ नजर आ रहा है यहाँ, लेकिन दिख रहा है यहाँ, तो इसको बोलते हैं हम एडवांस सनराइज। और इसी तरह जैसे कि यहाँ से ये लाइट बेंड हो के हमको नज़र आ रहा, अपेरेंट इधर है इधर, लेकिन अपेरेंट किधर नज़र आ रहा इधर, तो इस तरह से इसको बोलेंगे एडवांस सनराइज। और सेम डिलेड सनलाइट, और सूरज डूबते वक्त थोड़ा लेट दिखेगा, डूब गया ऑलरेडी फिर भी अपने को दिख रहा है। समझ में आ रही बात, क्यों भाई, यहाँ पर भी वैसी, क्योंकि आप देख सकते डूब गया इधर आप ठहरे हुए, इधर हॉरिजॉन में डूब गया, लेकिन फिर भी एटमॉस्फेयर की वजह से अपने को यहाँ नजर आ रहा है, तो इसलिए निकलते वक्त जल्दी दिख जा रहा, डूबते वक्त लेट जा रहा। इस तरह से दोनों चीज़ें याद रखना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है। कैसा, देखो जैसे लाइट आप इंसिडेंट करें तो यहाँ पर लाइट जो है अलग अलग एंगल से स्कैटर होती है, जैसे I1 I2 I3, और हमको मालूम है जितने एंगल से इंसिडेंट करे उतने एंगल से रिफ्लेक्शन होता है, ये रिफ्लेक्शन पूरा हो जाता है, कोई मसला नहीं है। जब आप रेगुलर रिफ्लेक्शन देखें तो ऐसा होता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पर सरफेस अगर ऐसी प्लेन नहीं रही, इरेगुलर रही जैसे इस तरह से, तो अब यहाँ पर एंगल जो है पूरा बराबर ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ नीचे प्लेन सरफेस नहीं है बराबर। तो अब क्या होगा, जब रिफ्लेक्शन जो है किधर भी कैसा भी होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से आप देख सकते, कोई इधर भाग जा रहा, इधर एंगल इधर हो जा रहा, इधर एंगल इधर हो जा रहा, तो ये हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, और ये वाला रेगुलर रिफ्लेक्शन है, ये वाला। समझ में ही बात। तो इस तरह से आप स्कैटरिंग दो तरह से होती बता सकते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है। चलिए, अब होता क्या, ये जो इरेगुलर सरफेस है हमारे एटमॉस्फेयर में, फिक्स है क्या, कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर में अलग अलग गैसेस है, एटमॉस्फेयर में वाटर पार्टिकल्स है, धूल के जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स है, इरेगुलर शेप है। तो अब ये इरेगुलर इस तरह से स्कैटर हो जाता सब ये। अब यहाँ पर क्या होता, स्कैटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन देन री इमिशन। पहले एब्जॉर्ब होता है और री इमिट होकर लाइट एनर्जी हमारी निकल जाती है, ये स्कैटरिंग है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इससे क्या क्या होता, क्या क्या इफेक्ट होता, वेवलेंथ, पहले वेवलेंथ पे डिपेंड है ये, है ना, यानी वायलेट की वेवलेंथ आप देखेंगे कम है, वोल्ट इंडिगो की थोड़ी ज़्यादा है, ब्लू की थोड़ी और ज़्यादा, ग्रीन की ज़्यादा, येलो की ज़्यादा, और रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है ना। जैसे कि इसकी 4000 है तो इसकी तकरीबन 8000 है, 8000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, इसकी 4000, ये वेवलेंथ है। विजिबल लाइट स्कैटर्ड ओनली 16 टाइम्स मोर देन द रेड लाइट। जो जनरली हमारी जो लाइट है विजिबल वो रेड से 16 टाइम जो है, तो 16 टाइम्स मोर देन रेड लाइट, रेड लाइट से 16 टाइम ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है। यानी कि रेड लाइट उतनी स्कैटर नहीं हुई,
जितनी दूसरी हमारी विजिबल हो जाएगी, जो कि तकरीबन हमारे को इंडिगो ब्लू के बीच में, यानी ब्लू टाइप, इसलिए हमको आसमान नज़र आता है नीला। ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल जैसे छोटा सा है इस तरह से, तो हम जब देखेंगे साइज ऑफ बिग पार्टिकल इस तरह से, दो तरीके के पार्टिकल, वेरी लार्ज पार्टिकल है तो उसको इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। डिफरेंट कलर्स ऑफ स्काई हमको इसी वजह से नज़र आते हैं। जैसे सूरज एकदम ऊपर है आपके, तो जब आपको सूरज को देखेंगे आप अतराफ में तो वाइट कलर दिखेगा स्काई का, तो मिनिमम स्कैटरिंग होती, जो कम डिस्टेंस होता है इस वजह से ऐसा दिखेगा, है ना, सूरज है। लेकिन जब सूरज इधर है तो क्या होता है, यहाँ पे रेस ट्रेवल डिस्टेंट मोर स्कैटरिंग, ज़्यादा स्कैटरिंग होती इस तरह से। और जो ज़्यादा स्कैटर होता है वो कलर्स कौन से हमारे सबसे कम वेवलेंथ वाले हैं, इंडिगो, वायलेट, ब्लू है, और इनके कॉम्बिनेशन से ही हम तब देखेंगे। और फिर यहाँ पर जब देखेंगे सूरज अगर यहाँ पर है, यहाँ पर भी, यहाँ पर मैक्सिमम स्कैटरिंग होती है और ज़्यादा, इस तरह से हम देख सकते हैं अलग अलग जो है कंडीशन। इसलिए जब सूरज डूबता है तो उस वक्त आप देख सकते हैं रेड वाला हिस्सा हमारा ज़्यादा इधर आ रहा, तो हमको स्काई रात के वक्त में जब सूरज डूबता तो ऐसा नज़र आता, सूरज डूबते वक्त का नज़ारा जो है इस तरह से रेड आता, और दिन में जो बोले अपन ने कुछ इस तरह से आता, यहाँ पर है तो ऐसा नज़र आता, और फिर 12 बजे के करीब बोले तो ऊपर वाइट एकदम नज़र आता। तो ये अलग अलग कलर स्काई के अलग अलग पैटर्न इस वजह से बनते हैं। समझ में आ रही बात? कलर ऑफ स्काई इन स्पेस, अगर आसमान में जाके देखेंगे आप तो कलर क्या है आसमान में, जब चांद पे बैठ के देख रहे हो तो आपको हर जगह काला काला ही नजर आएगा। यहाँ ज़मीन पे हमारे एटमॉस्फेयर है बोल के ब्लू ब्लू दिख रहा हो, चांद पे जाके दिन में भी चांद पे देखेंगे, दिन में चांद पे बैठ के ज़मीन को देखेंगे, ज़मीन ऐसी दिखेंगी और पूरा अंधेरा इस तरह दिखेंगे। अब तक ज़मीन के ऊपर भी, एक एटमॉस्फेयर के ऊपर सेटेलाइट में चले गए देखेंगे तो ये नीचे ये ज़मीन दिखेंगी, आसमान नीला नहीं दिखेगा बल्कि काला ही दिखेगा, दिन में भी काला ही दिखेगा, यहाँ ब्लू नहीं दिखेगा, इसका डार्क ब्लैक दिखेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, सूरज है ना, सूरज की रोशनी भी रहेगी तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, सूरज इधर है समझो अभी, तो भी आपको जो है आसमान काला ही नजर आएगा, क्योंकि सूरज की रोशनी निकल के जा रही तो सही, चांद पे पड़ रही तो चांद दिख जा रहा तुम्हारा, इधर कहीं पड़ रही कोई चीज़ दिख रही नहीं तो यहाँ पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिख। समझ में आ रही बात? इस तरह से, यानी नो एटमॉस्फेयर, नो स्कैटरिंग, है ना। नीचे एटमॉस्फेयर थे वो नीचे दिख रहा तुम्हारा, ये ज़मीन ऐसी है बोल के, दिन की बात है, रात की नहीं है, दिन की बात चल रही। समझ में आ, ये देखो इस तरह से, यानी कि ये आप देख सकते हैं इस तरह स्कैटरिंग, तो इसलिए यहाँ पे आपको आसमान ऐसा दिखता। लेकिन आप चांद पे बैठे वाले रहेंगे तो यहाँ पे कोई स्कैटरिंग नहीं है, कोई अपैरेंट यहाँ पर ब्लैक, इसलिए स्पेस कैसा लगता, ब्लैक नज़र आता। तो चांद से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ज़मीन से देखेंगे तो ऐसा दिखता। समझ में आ रही बात? चलिए, तो इस तरह से ये